स्वागत आपका सुप्रभात उत्तराखंड में। मैं हूं राजेंद्र देव। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 124वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया। अब इस बिल के पास हो जाने के बाद सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 2019 के शुरुआत में बड़ा गिफ्ट दिया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो गया, जिसके बाद अब सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलने लगेगा। ऐसे संवैधानिक प्रावधान किया जा रहा है इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से कि उन लाखों परिवार के ऐसे सामान्य वर्ग के लोगों को जो गरीबी रेखा के आसपास अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, उनको इससे शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकार की सेवाओं में नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। इस बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वो राज्यसभा में बिल को मिले समर्थन से काफी खुश हैं और ये सामाजिक न्याय की जीत है। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। पत्र जारी किया। बता दें कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। बिल में सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। इस पर राज्यसभा में करीब 8 घंटे चर्चा हुई और 30 से ज्यादा नेताओं ने अपनी बात रखी। राज्यसभा में वोटिंग हुई और इस बिल के पक्ष में 165 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 7। अब राज्यसभा से पास हो जाने के बाद इस बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद से कानून बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस संविधान संशोधन विधेयक पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की। में ऐतिहासिक दिन के रूप में जाना जाएगा। संसद ने संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया है और इस विधेयक के पारित होने के बाद हम अगले कुछ दिनों में ही इससे संबंधित आगे की कार्रवाई कर लेंगे और सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में और भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं में 10% आरक्षण देने की कार्रवाई करेंगे। लोकसभा राज्यसभा में त्वरित रूप से हमने जिस प्रकार से पैसेज देखा इस बिल का, प्रधानमंत्री जी को, सभी सांसदों को हार्दिक शुभकामना, बधाई। संवैधानिक इतिहास का हिस्सा बने हैं हम आज, जब हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को आज 10% का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और आभार। मुझे मालूम नहीं, जनता के चेहरों पे रौनक आई थी तभी ना। अब हम तो चाहते हैं कि जनता की चेहरों पे रौनक आए, लेकिन जिस तरह से ये कामकाज कर रहे हैं, देखिए इन्होंने कहा था कि नोटबंदी का बड़ा फायदा होगा, इतना भारी नुकसान हुआ जनता को। इन्होंने कहा था जीएसटी का बड़ा फायदा होगा, सारा व्यापारी लोग इनसे अलग हो गए। अब ये कह रहे हैं कि आरक्षण के बड़ा फायदा होगा। जनता इनको बताएगी क्या फायदा होगा 2019 में। देखिए, कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा है, चुनावी स्टंट है। 4.5 साल तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया और एक जिस तरह से ST/SC बिल को मतलब जिस तरह से इन लोगों ने लाया और जो अपर कास्ट के जो सवर्ण हैं उनको एक तरह से जुमला और एक झुंझुना, इस तरह का झुंझुना दे दिया है जिसके अंदर वो बजने वाला दाना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबे समय बाद भाजपा कार्यालय में, उत्तराखंड भाजपा कार्यालय में जनता दरबार फिर से शुरू होगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे समस्याएं सुनेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये अब रेगुलर होगा। चुनाव लोकसभा के सामने है। हर राजनीतिक दल अपना पब्लिक कनेक्ट बढ़ाने की कोशिश करेगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसकी जिम्मेदारी और बड़ी है, उसके आंसरेबल और ज्यादा उसको होना होगा।
उस दिशा में कवायद, लेकिन क्या ये रेगुलर होगा, सवाल ये है। चलते हैं देहरादून, इस खबर पर ज्यादा बात करते हैं। हमारी सहयोगी भारती सकलानी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है, उनके पास ज्यादा जानकारी है। भारती, ये कब से रुका हुआ था जनता दरबार बीजेपी कार्यालय की अगर बात करें तो? काफ़ी लंबा समय हो गया है राजेंद्र। आपको याद होगा कि उत्तरापंथ बहुगुणा वाला मामला जब सीएम ने जनता दरबार लगाया था, उस वक्त किस तरह से हंगामा हुआ था। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने भी जनता दरबार लगाया था और उसमें ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडे ने जहर खा लिया था, जिनकी बाद में मौत भी हो गई थी। तो इस तरह के जो इंसिडेंट हुए हैं उसके बाद लगभग बंद सा हो गया था जनता दरबार, और न्यूज़ 18 ने दिखाया भी था कि पूरे प्रदेश में ही यह स्थिति बनी हुई थी। कहीं पर भी जनता दरबार नहीं लग रहे थे, हो हंगामा हो रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से जनता दरबार लगने जा रहे हैं और आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि सबसे ज़्यादा जो शिकायतें हैं वो शिक्षक ही यहाँ पर लेकर आने वाले हैं, क्योंकि आए दिन शिक्षक सड़कों पर उतरे हुए हैं। चाहे बीएड टीईटी के मामले की बात हो, इसके अलावा 2016 में जो कांग्रेस सरकार के समय में तबादले हुए थे, वो जो शिक्षक हैं उन्होंने भी अभी तक कई जगह पर ज्वाइनिंग नहीं की है। तो कई सारी इस तरह की जो समस्याएं हैं वो लेकर लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं, उम्मीद यही की जा रही। भारती, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शिक्षकों की समस्या ज्यादा हो सकती है मंत्री जी के सामने। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं बीजेपी के भीतर? क्या ये दरबार आगे रेगुलर लगेगा तो किस तरीके से लगेगा, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, अब यही कहा जा रहा है कि अब ये जो जनता दरबार हैं वो लगेंगे, क्योंकि बीच में जो कुछ मामले सामने आए थे उसके बाद इन पर थोड़ा ब्रेक सा लग गया था। इसलिए सरकार भी नहीं चाह रही थी कि फिर से किरकिरी हो, और अब जो है वो इन जनता दरबार को रेगुलर करने की बात बीजेपी के नेता भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमने बीजेपी के कई नेताओं से बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या वजह है, क्यों इन जनता दरबार को रोक लिया गया है। तो नेताओं का यही कहना कि चुनावों का टाइम था, वजह से सभी लोग बिजी भी थे और इसलिए रेगुलर जनता दरबार नहीं लग पा रहे थे। लेकिन अब जो है इन जनता दरबारों को लगातार लगाया जाएगा, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा इनके माध्यम से। ठीक है भारती, बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। भारती सकलानी हमारी सहयोगी, ये बता रही थी कि किस तरीके से अब आगे जनता दरबार लगेगा बीजेपी मुख्यालय में, जो बीच में रुका हुआ था, और आज उसकी शुरुआत कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्दी ही प्रदेश में 2 डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। जून महीने तक एक डॉपलर मसूरी चंबा रोड पर और दूसरा मुक्तेश्वर में लगाया जाएगा। इससे मौसम संबंधी सटीक जानकारी मिल सकेगी और इससे आपदा की तैयारी के साथ ही किसानों को भी लाभ मिलेगा। हमारी और वैसे तो रूटीन बैठक थी, लेकिन हम इसकी समीक्षा भी करते हैं इसमें, और विशेषकर जो डॉपलर रडार को लेकर के आज विशेष चर्चा हुई और ये उम्मीद की जा रही है कि इस जून आखिरी तक हमारा जो एक रडार ये काम अपना प्रारंभ कर देगा। एक मसूरी चंबा रोड पर एक लग रहा है और दूसरा मुक्तेश्वर नैनीताल जिले में स्थापित हो रहा है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने मीटू मामले में महानगर अध्यक्ष विनय गोयल का बचाव करते हुए कहा कि अब बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि पुलिस को अब उस महिला की भी जांच करनी चाहिए जो मीटू का आरोप लगा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मामला कोर्ट के समक्ष है, इसलिए बीजेपी अब इसमें कुछ नहीं कहेगी, बल्कि इसे अब समाप्त कर देना चाहिए। कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई फिलहाल इसलिए नहीं होगी कि मीटू प्रकरण पूरा न्यायालय में चल रहा है। जब न्यायालय ने ले लिया फिर हमारे पास क्या रहा, अब न्यायालय के हाथ में है, और जिनके बारे में मीटू प्रकरण चला था उन्होंने स्वतः अपना पद छोड़ दिया है, वो पार्टी में नहीं है। एक बड़ी खबर हमें देहरादून से मिल रही है। बीजेपी नेता संजय कुमार पर आरोप मामले में पीड़िता के बयान दर्ज हुए 161 के। जांच अधिकारी ज्योति चौहान ने बयान दर्ज किया। शहर कोतवाली में 6 जनवरी को यह मुकदमा दर्ज हुआ था।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 161 के तहत जांच अधिकारी ज्योति चौहान ने पीड़िता का मामला दर्ज किया है। उसका बयान दर्ज हुआ है। कांग्रेस की बात करते हैं। उसके लोगों के लिए आज अहम दिन माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी चुनाव समितियों को लेकर अहम फैसला ले सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव समितियों पर आज ही मुहर लग जाए। इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 3 समितियों पर फैसला हो सकता है। समिति में कौन कौन से लोग शामिल रहेंगे उसकी लिस्ट आलाकमान को पहले ही सौंपी जा चुकी है। और सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर किसी प्रदेश की, बीजेपी की, कांग्रेस की या फिर किसी और दल की, सभी किसानों के हित की बात करते हैं, लेकिन हकीकत अलग है। रामनगर में कर्ज से परेशान एक किसान ने जहर खाकर जान दे दी। प्यारा सिंह पर 6 लाख रुपए का कर्ज था और अब प्रशासन से लेकर शासन तक जांच की बात कह रहे हैं। पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में किसान आत्महत्या सुनने में अटपटा लगता है, पर आंकड़े बताते हैं कि कर्ज से परेशान 10 किसानों ने पिछले 30 महीनों में अपनी जान दे दी है। मंगलवार को नैनीताल जिले का प्यारा सिंह भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि प्यारा सिंह पर नैनीताल बैंक का 5 लाख रुपए और कोऑपरेटिव सोसाइटी का 1 लाख रुपए का लोन था। कर्जा तो सर 5 लाख रुपए तो नैनीताल बैंक से ले रखा था। 3 साल हो गए हैं, 3 साल से ज्यादा ही हो गया होगा। तो बैंक वाले घर आ रहे थे, बार बार पैसे डाल रहे थे, क्या जमा करो। तो खेती सर 2-3 साल से बेचारे की पता नहीं क्या नसीब की बात है सर, खेती हुई नहीं। तो थोड़ा डिप्रेशन में था। मैंने थोड़ा समझाया था, मैंने कोई बात नहीं, भगवान सही करेगा, लेकिन पता नहीं क्या उसके अंदर एक ऐसी भावना बैठ गई थी, पता नहीं मैं कहाँ से दे पाऊंगा, लोग मेरे को क्या कहेंगे। घर में बैंक वाले आ रहे तो मेरी इमेज डाउन होगी कि मैं गाँव में बदनामी होगी। तो इसी से ही थोड़ा डिप्रेशन में आ गया था। जानकारी मिली है कि किसान की मृत्यु हुई है, तो उसके बारे में हम लोग दिखवा रहे हैं, जांच करा रहे हैं इसमें कि मृत्यु का कारण क्या है, फिर उसके अनुसार की कार्रवाई करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है सर कि कर्ज के कारण मौत हुई है, किसान ने मौत की है, आत्महत्या की वजह से। क्योंकि बिना जांच के हम कुछ बता नहीं पाएंगे, तो हम जांच करा रहे हैं तभी हम कुछ बता पाएंगे। किसान आत्महत्या को लेकर किसान नेता गणेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार को किसान आयोग गठित करने का आदेश दिया था। किसान आत्महत्या से जुड़ा पहला मामला पिथौरागढ़ से जून 2017 में आया था। एक दिन या 2 दिन या एक सरकार के राज्य में पॉलिसी नहीं होता, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किसी की भी हालत बदतर होती जाती है। एक प्रोसेस है 15-20 साल में, किसान एक दिन में नहीं करता है आत्महत्या, और अगर ऐसा सोचा जा रहा है देश में तो बड़ा गलत है। ये भी महज इत्तेफाक है कि इस हफ्ते सरकार ने किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा की और उसके कुछ घंटों के भीतर ही एक किसान ने अपनी जीवन लीला का अंत कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 26 जनवरी से प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना लागू करने की तैयारी है और इसके तहत प्रदेश के किसानों को सहकारिता विभाग के माध्यम से 1 से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जो ब्याज रहित ऋण होगा। उत्तराखंड में करीब 7 लाख लघु और सीमांत किसान पंजीकृत हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार के इस फैसले का असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। वहीं विरोधी से चुनावी स्टंट करार दे रहे। किसानों को ऋण दिया था। इस साल हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी अनाउंस किया है कि हम 0% पे उनको ऋण देना चाहते हैं। तो आज हमारे विभाग ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर रहे हैं और लगभग 26 जनवरी के इर्द गिर्द हम इस योजना की बड़ी भारी लॉन्चिंग करने वाले हैं और 6,28,000 किसान हमारे लघु और सीमांत किसान पूरे प्रदेश में हैं। आगे बढ़ते हैं ऋषिकेश से आ रही खबर के साथ। ऋषिकेश चंबा NH 94 पर सफर इन दिनों जान का जोखिम बना हुआ है। ऑल वेदर रोड निर्माण के चलते इन दिनों लगातार हो रही लैंडस्लाइड और गड्ढों से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन कार्यदायी संस्था और प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। डीएम का कहना है कि रोड चालू होने और निर्माण कार्य के चलते यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कार्यदायी संस्था को सुरक्षा लिहाज से साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। और राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन एथलेटिक्स के मुकाबलों का आखिरी दिन है, लेकिन इसमें अधूरी तैयारियां दिखाई दे रही। खिलाड़ियों को ट्रैक सूट वितरित किया जाना था, लेकिन
कई जिलों में किट का वितरण नहीं किया गया है और इससे खिलाड़ियों में मायूसी है। इसके अलावा खिलाड़ी नंगे पांव ही सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। और पहली बार रणजी खेल रही टीम में उत्तराखंड ने इतिहास रच डाला। उत्तराखंड की टीम ने डू और डाई वाले मैच में मिजोरम को 1 पारी और 58 रनों से मात दे दी। इसी के साथ टीम उत्तराखंड ने नॉकआउट दौर के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। कप्तान रजत भाटिया की शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी ने टीम को यह कामयाबी दिलाई। इससे पहले लीग मुकाबलों में उत्तराखंड की टीम अपराजय रही थी, लेकिन क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए बुधवार का मुकाबला जीतना जरूरी था। अब 15 जनवरी को उत्तराखंड का मुकाबला विदर्भ या फिर सौराष्ट्र से हो सकता है। आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, गुड विशेस हैं। और जब मैं इधर आया था तब मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था कि भी इस तरीके से चीज़ें होंगी। हमने वनडे में भी अच्छा किया और वहाँ से फिर हम मेरे ख्याल से अब तक सारे मैचेस जीतते आए हैं। ये वाला मैच हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया था कि ऐसे हैं जो अभी यंग हैं। हमारी टीम के अंदर कहीं ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो एक भी मैच नहीं खेल पाए, कुछ ऐसे थे जो सिर्फ एक ही मैच खेले, बट कुछ ऐसे थे जो सारे मैचेस खेले हैं। और देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 4 स्मार्ट रोड के लिए 250 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मंगलवार को इस पर अपनी मुहर लगा दी। इसी सप्ताह इसके टेंडर भी जारी कर दिए जाएंगे और साथ साथ स्मार्ट सिटी के तहत 500 करोड़ के विकास कार्यों के टेंडर अभी पूरे हो चुके हैं। 250 करोड़ से स्मार्ट रोड बनी है और 4 स्मार्ट रोड की मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है उसने इस पर मुहर लगाई है, इसको अप्रूव किया है और इस तरह से स्मार्ट सिटी के तहत जो 500 करोड़ के टेंडर थे उनको देने की प्रक्रिया पूरी हो गई। इधर अल्मोड़ा में वन विभाग की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। जिला स्थित मृग विहार में बीते कई महीनों से ना तो कर्मचारियों को वेतन मिला है, न ही वन्य जीवों के चारे के लिए बजट आया है। यह बजट वन विभाग ही जारी करता है। बजट न होने के चलते मृग विहार के कर्मचारी और वन्य जीवों के सामने खाने की परेशानी बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें पिछले 9 महीने से वेतन नहीं मिला। इस कारण परिवार का पालन पोषण करने में ढेरों दिक्कतें पेश आ रही हैं। बेजुबान जानवरों के लिए अब उधार चारा देने वाले दुकानदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। बहुत हो रही है। 60 रुपये रोज का मेरा टिकट है, घर से पेट साल से आना जाना पड़ता मेरा, और 8-9 महीने लग चुका है, मेरे से सैलरी नहीं मिल पाई है। इस कारण मेरा घर का खर्चा चलाना में मुश्किल हो गया है। हिमालय लिप केयर, स्माइल ट्रेन और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पहल जो दे रही एक नई मुस्कान हर उस मासूम को जो कटे होंठ और तारों की वजह से खिलखिला नहीं पाते। अच्छी बात यह है कि न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पहल के जरिए इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है। बस आपको टोल फ्री नंबर 1800-208-1930 पर कॉल करनी है। तो आप भी जागरूक रहें, दूसरों को भी करें ताकि कोई भी मासूम मुस्कुराने से महरूम न रहे। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज़ 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18UP उत्तराखंड। आप देख रहे थे सुप्रभात उत्तराखंड। धन्यवाद।